आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूं करना क्या है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लेते हैं मैंने दो ब्लॉक्स कंसिडर कर रखे हैं जिनके मास है m1 और m2। जब तक मेंशन ना किया जाए हम मान के चलेंगे कि इनके बीच में जो स्ट्रिंग लगी हुई है वो एक आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग के बारे में आप जानते हैं, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस। एज लॉन्ग एज क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए हम मान के चलेंगे कि m1 और m2 के बीच में जो स्ट्रिंग लगी है वो एक आइडियल स्ट्रिंग होगी। अब मैं करता क्या हूं, m1 वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाना चालू करता हूं F के बराबर। हमें यह कैलकुलेट करना है कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू क्या होगी। यह हमारा ऑब्जेक्टिव चलने वाला है, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग में आने वाली टेंशन। अब देखिए जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को एक आइडियल स्ट्रिंग मान लिया, एक बात तो क्लियर है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आने वाला है क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इसका लॉजिक मैंने आपको लास्ट यूनिट में समझा दिया था। तो अगर इन दोनों का मोशन बिल्कुल एक जैसा होने वाला है तो मैं करूंगा क्या, इन दोनों को अपना एक कंबाइंड सिस्टम मान लूंगा। बिल्कुल वैसा काम जैसा हमने नॉर्मल रिएक्शन के केसेस में किया था जब बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहकर चलती थी। तो यहां पर अगर दोनों ब्लॉक्स का मोशन बिल्कुल ही आइडेंटिकल है तो क्या काम करते हैं, इन दोनों को एक कंबाइंड ब्लॉक मान लेते हैं जिसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2। और उस m1 प्लस m2 मास वाले ब्लॉक पर अगर मैं एक सिंगल फोर्स लगा दूं F, तो बड़ा आसान है फिर तो एक्सेलरेशन निकालना कि अब की बार जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी नेट एक्सटर्नल फोर्स। इस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो हो गया F डिवाइडेड बाय इस कंबाइंड ब्लॉक का जो मास था, और कंबाइंड ब्लॉक का मास कितना था, m1 प्लस m2। ठीक है, तो जब भी दो या दो से ज्यादा ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, अगर मैंने उनको एक सिंगल स्ट्रिंग से अटैच करके रखा हुआ है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है कि उस सिस्टम पर लगने वाला जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है उसको टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको यहां पे करके बताई। यहां तक तो देखिए हो गया एक्सेलरेशन, यहां तक कोई हमें खास परेशानी वाली बात भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं टेंशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल में बोला जा सकता है कि अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू भी सेम आएगी, यानी कि कोई भी पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, हर जगह टेंशन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम आने वाली है। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करता हूं, M2 वाले ब्लॉक को सिस्टम मान लेता हूं। ये टोटली मेरी पर्सनल चॉइस है, आप M1 वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम मान के भी फर्दर सॉल्व कर सकते थे, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। मैंने क्या किया, M2 वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम मान लिया। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं ऑलरेडी जानता हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब अगर सिर्फ इस सिस्टम को एनालाइज करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस पर सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, वो भी कौन सा, जो स्ट्रिंग ने इस ब्लॉक पर लगाया होगा टेंशन के फॉर्म में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो भी मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं यानी कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन वो एक दूसरे को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहे होंगे, इसलिए मैं वर्टिकल डायरेक्शन की भी बात ही नहीं कर रहा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूं। तो M2 वाले ब्लॉक पर मुझे दिख रहा है जो अकेला फोर्स है वो टेंशन वाला फोर्स है। तो मैं इक्वेशन बना सकता था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू मेरे सिस्टम का मास, मेरे सिस्टम का मास है m2 मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम का एक्सेलरेशन, और सिस्टम का एक्सेलरेशन देखिए वही आएगा जो इन दोनों को एक सिंगल ब्लॉक मानते हुए हमने एंटायर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला था, यानी कि a। तो जैसे ही आप a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपके पास टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जानी है, और जितनी टेंशन यहां पे कैलकुलेट हुई एग्जैक्टली वही आप M1 को अपना सिस्टम मानकर भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आप M1 को सिस्टम मान के टेंशन की दोबारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। पहले क्वेश्चन में देखिए हमें करना क्या है, दो ब्लॉक्स दिखाई दे रखे, 2 kg 3 kg 50 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया और दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग अटैच कर रखी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और साथ के साथ स्ट्रिंग में कितनी टेंशन लग रही होगी ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके रख ही देता हूं। बात साफ है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक आइडियल स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दोनों ब्लॉक्स का जो मोशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा। अगर एग्जैक्टली सेम है तो आप सीधे सीधे पहले टेंशन की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, टेंशन उसके बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है वो आती थी नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब आप यहां देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो हो गया 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय ब्लॉक्स का टोटल मास, और ब्लॉक्स का जो टोटल मास है वो हो गया 3 + 2 यानी कि 5। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये एक पार्ट मुझसे सॉल्व भी हो गया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब आते हैं टेंशन पर। टेंशन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आपकी चॉइस है 2 kg 3 kg, किसी को भी जो आपको कन्वीनियंट लगे उसको अपना सिस्टम मान लीजिए। मैं वापस से 2 kg वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम मान रहा हूं। इसी को सिस्टम मानने का लॉजिक ये है कि इस पे जो नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कम है। जितने कम फोर्सेस, अंडरस्टूड सी बात है, हमें उतना कम एफर्ट डालना पड़ेगा। तो 2 kg वाले ब्लॉक को मैंने अपना सिस्टम माना। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे इस पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, टेंशन वाला। ठीक, तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूं तो लिख सकते थे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, टेंशन वाला, शुड बी इक्वल टू मेरे सिस्टम का मास। सिस्टम का मास है 2 kg मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम का एक्सेलरेशन। जो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन है वो 2 kg का भी एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं टेंशन की वैल्यू सिंपली निकल कर आ गई 20 न्यूटन। इतना ही आसान है इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करना। पहले एंटायर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। उसके बाद किसी भी एक ब्लॉक को, जो आपकी मर्जी हो, उसको अपना सिस्टम लेके आप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग में चाहे आप यहां पर टेंशन कैलकुलेट करें या यहां पर टेंशन कैलकुलेट करें, वैल्यू तो हमेशा सेम ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। हमें अभी भी इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और इन दो ब्लॉक्स के बीच में जो स्ट्रिंग लगा रखी है उनमें टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देख लीजिए, सबसे पहले चलते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 80 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, दोनों के बीच में स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो दोनों को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट किया जा सकता है। सिंगल ब्लॉक का मास हो जाता है 5 kg, तो नेट फोर्स 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5, यहां से आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पार्ट हमसे ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, सिस्टम का एक्सेलरेशन। चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है टेंशन की वैल्यू। टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने का फिर वही तरीका, आप इन दोनों में से किसी एक को सिस्टम मान लीजिए। मैं दोबारा से 3 kg वाले को अपना सिस्टम मान लेता हूं। 2 kg को भी मान के सेम आंसर आता, मैंने लेकिन 3 kg सेलेक्ट कर लिया। मुझे कम से कम कैलकुलेशन में आंसर लाना है। 3 kg वाले पे अगर आप देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग से टेंशन वाला। तो 3 kg पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने पर नेट एक्सटर्नल फोर्स T शुड बी इक्वल टू मेरे सिस्टम का मास, सिस्टम का मास है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ऑलरेडी कॉमन वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16। तो देखिए टेंशन की वैल्यू निकल कर आ गई 48 न्यूटन। क्वेश्चन खत्म, हमने एक्सेलरेशन और उसके बाद टेंशन की वैल्यू निकाल ली। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, सिर्फ डेटा में थोड़ा सा चेंज था, तो अब आपको समझ में आने लगा हो कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्टेप इसको आगे ले जाते हैं और आपको दिख रहा है मैंने क्या किया, 2 की जगह 3 ब्लॉक्स लगा दिए। अब देखिए जैसे 2 की जगह 3 ब्लॉक्स लगाएंगे होगा क्या, स्ट्रिंग्स भी 2 हो जाएंगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग है 5 kg और 4 kg वाले ब्लॉक के बीच में, जिसमें टेंशन की वैल्यू T2 मान लेते हैं, और जो डिफरेंट स्ट्रिंग है, जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है, वो है 4 kg और 2 kg के बीच में, ये एक अलग ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन की वैल्यू है उसको मान लेते हैं T1 के बराबर। इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी T2, और जो आगे वाली स्ट्रिंग है उसमें भी हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी T1। हमें कैलकुलेट करना है कि एंटायर सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और T1 और T2 की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी अप्रोच में, हमारे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 2 की जगह 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं निकाल के रख दूंगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए एंटायर सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रहा है, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूंगा क्योंकि जो मोशन है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है नेट, वो हो गया 55 डिवाइडेड बाय मेरे सिस्टम का टोटल मास। और सिस्टम का टोटल मास आप देख सकते हैं 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो टोटल मास से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, एक पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं T1 और T2 की वैल्यूज पर। ठीक, किसे सिस्टम मानना है टोटली हमारी चॉइस, आप किसी को भी सिस्टम मान लीजिए। टेंशन की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली निकलकर कैलकुलेट होने लगेंगी। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 5 kg को अपना सिस्टम मान लिया।
सिर्फ मैं 5 kg वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम रखता हूं, कम से कम एफर्ट में, कम से कम मेहनत में आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 5 kg पर मुझे समझ में आ रहा है सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, कौन सा? T2, यानी कि टेंशन जो इस पीछे वाली स्ट्रिंग में होगी, जो T2 हमें कैलकुलेट करना था। तो सिर्फ 5 kg वाले को सिस्टम मान के अब लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो देख लीजिए, इसको सिस्टम माना, नेट एक्सटर्नल फोर्स T2 शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास। सिस्टम का मास है 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन, जो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आने वाला है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आने वाला है। तो ये करा, टेंशन की वैल्यू आई 25 न्यूटन। T2 ऑलरेडी हमसे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं T1 पर। T1 कैलकुलेट करने के लिए फिर आपके पास चॉइसेस हैं। आप 4 kg को अपना सिस्टम मान सकते हैं, आप 2 kg को भी अपना सिस्टम मान सकते हैं, मुझे किसी में कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट काम करता हूं कम से कम कैलकुलेशन में आंसर लाने के लिए। और अब की बार मैंने क्या करा, मैं 5 और 4 kg को अपना कंबाइंड सिस्टम मान लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, इस पूरी चीज को 5 kg प्लस 4 kg को अपना कंबाइंड सिस्टम मान लिया। कंबाइंड सिस्टम मानने का फायदा यह हुआ कि इस पूरे सिस्टम पे जो अकेला एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है T1। आप बोलोगे T2 का क्या हुआ, तो इतने में आपको समझ में भी आने लगा होगा कि अगर इस पूरी चीज को अपना सिस्टम मान लें तो T2 तो इंटरनल फोर्स बन गया, और न्यूटन सेकंड लॉ को इंटरनल फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। तो अकेला एक्सटर्नल फोर्स बचा T1, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम के लिए विल बी इक्वल टू T1। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू मेरे सिस्टम का मास। मेरे सिस्टम का मास अब की बार हो गया 5 + 4 9 इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑलरेडी आ चुका है, एक बार यूज भी हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से T1 की वैल्यू निकल कर आ गई 45 न्यूटन। तो इस तरीके से बड़ी सिंपल से 2 ब्लॉक्स हो, 3 ब्लॉक्स हो, आपको समझ में आ रहा है। आगे फर्दर सिस्टम को एक्सटेंड भी कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। हम सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, कैसे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास से, और फिर इंडिविजुअल ब्लॉक्स को अपना सिस्टम मानते हुए आप अलग अलग टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस की बजाय चूज कर लिया एक इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है 30 डिग्री। 2 ब्लॉक्स हैं 2 kg 4 kg, इन दोनों को एक स्ट्रिंग की हेल्प से, एक आइडियल स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच कर दिया। और अब आपसे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे हैं। पहला तो ये कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा ये जो ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन में उसके ओरिएंटेशन में थोड़ा सा चेंज लाए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखने की बजाय इसको एक इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया, और आपसे दोबारा से वही चीजें पूछ ली कि मुझे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में लगने वाली टेंशन की वैल्यू बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो ये तो फॉर श्योर हम कह सकते हैं कि जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो बिल्कुल एक साथ मोशन करेंगे। ठीक है, इनका मोशन जो है बिल्कुल आइडेंटिकल होने वाला है, रीजन बीइंग उनके बीच में स्ट्रिंग लगा रखी है। और जैसे ही बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिकल मोशन करेंगे, तो 2 की जगह सिंगल ब्लॉक मान लो, और सिंगल ब्लॉक का मास कितना, 6 kg। और यहां पे एक याद किया हुआ रिजल्ट मेरे काम आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, अगर किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा हो रखकर रिलीज कर दिया जाए, तो उसका जो एक्सेलरेशन आता था वो आता था g sin थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, पहले भी हम इसको यूज कर चुके हैं। तो अगर किसी ब्लॉक को इंडिपेंडेंट ऑफ मास एक इंक्लाइंड प्लेन पर रख के रिलीज कर दिया जाए जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन थीटा हो, तो एक्सेलरेशन आता था g sin थीटा। बिल्कुल वही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। ब्लॉक का मास है 6 kg, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ मास वो मेरा रिजल्ट आएगा कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g sin थीटा। ठीक है, g की वैल्यू 10, sin थीटा यानी कि sin 30 1/2, तो एक्सेलरेशन लिख लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, याद किया हुआ रिजल्ट था, इफेक्टिवली कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं टेंशन की वैल्यू पे। अब टेंशन का क्या तरीका है, आपकी चॉइस, आप 2 kg या 4 kg में से किसी भी एक को अपना सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, या तो 2 kg या 4 kg, किसी को भी अपना सिस्टम चूज कर लीजिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 kg को अपना सिस्टम मान लिया। आप 4 kg को लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर
सेम ही आएगा। मैं 2 kg को अपना सिस्टम मान के कैलकुलेशन आगे बढ़ाता हूं। अब 2 kg वाले पर अगर देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि इंक्लाइंड के अलोंग वाले डायरेक्शन में, इंक्लाइंड के अलोंग मुझे दो फोर्सेस दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक तो जाएगा इसका वेट का कंपोनेंट, वो वेट का कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। इंक्लाइंड के अलोंग जो वेट का कंपोनेंट आता है वो mg sin थीटा होता है। इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर जो आता है वो mg cos थीटा होता है। यहां मुझे परपेंडिकुलर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो मोशन है वो इंक्लाइंड के अलोंग ही हो रहा है। mg sin थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पे लिख दूं तो देखिए mg हो गया 20 और sin थीटा यानी कि sin 30 1/2, तो इसको लिखा जा सकता है 10 न्यूटन, ठीक है। mg sin थीटा की वैल्यू 20 इंटू साइन 30 10 न्यूटन। एक फोर्स और इस पे लग रहा है इंक्लाइंड के ऊपर की तरफ, टेंशन वाला फोर्स, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन वाला फोर्स। अब लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है यानी कि डाउन द इंक्लाइन, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख लीजिए। तो नेट फोर्स अगर मैंने लिखा तो मुझे मिल गया mg sin थीटा माइनस टी। मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो mg sin थीटा की वैल्यू हो गई 10 माइनस टी शुड बी इक्वल टू मेरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मास कितना 2 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5। तो आप यहां से देख पाएंगे कि टेंशन की जो वैल्यू निकल कर आई वो आती है 0। तो कोई सरप्राइज होने वाली या चौंकने वाली बात नहीं है, टेंशन 0 बिल्कुल आ सकती है। टेंशन 0 आने का इंप्लीकेशन क्या है? टेंशन 0 आने का मतलब यह है कि एक्चुअल में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी ये स्लैक होगी, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में यानी कि टाइट नहीं होगी, इसमें टेंशन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। स्लैक स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था टेंशन 0 आती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं।